नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका क्लास 12th है, इसका हमने इतिहास का जो न्यू कोर्स था वो बहुत पहले हमने स्टार्ट कर दिया था और आपको पता भी होगा। और इस न्यू कोर्स के तहत हमने जो अपना पहला अध्याय था और जो हमारा दूसरा अध्याय था, पहला अध्याय हमारा था ईंटें मन की तथा हस्तियां, और दूसरा जो था वो हमारा था राजा किसान और नगर। दोनों अध्याय को हमने कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हम जो तीसरा अध्याय है वो करेंगे, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, इस अध्याय को आज के इस वीडियो में करेंगे और ये पूरा अध्याय हमारा इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है हमारा, बहुत छोटा वीडियो है। ठीक है, और ये जो हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है ये सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए किया है, आपको पता होगा। और अभी 2023 और 24 का ही सेशन चल रहा है। ठीक है, और आपका डेट शीट जारी हो गया है। सीबीएसई बोर्ड का आपका जो एग्जाम है, यानी बोर्ड एग्जाम जो आपका सीबीएसई का है क्लास 12th हिस्ट्री का, वो 28 मार्च 2024 को है। यानी हिस्ट्री का आपका एग्जाम 28 मार्च 2024 को है। तो उसी एग्जाम के तहत मैंने अभी दोबारा जो है बोर्ड एग्जाम के लिए एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसी न्यू कोर्स के तहत हमने जो पहला अध्याय था वो कर लिया, दूसरा कर लिया, और आज के इस वीडियो में हम तीसरा अध्याय करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, 1 मार्च तक जो है आपको हमारे इस न्यू कोर्स को अच्छी तरह से देख लेना है। 12 के 12 चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपका काम चलेगा। आप अगर 12 चैप्टर को समझ लोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यू कोर्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझो। आप अच्छी तरह समझोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा है। ठीक है, और ये न्यू कोर्स जारी करने का या शुरू करने का हमारा मकसद है कि 2024 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट का, यानी इतिहास के सब्जेक्ट का, तो आपका बहुत ही फायदा होगा। 28 मार्च 2024 को आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जैसा कि आपके सामने बटन जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, आपके सामने सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है, इस प्रकार आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, देखो समझते हैं पहले कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसने आपके लिए सेशन 2023 और 24 में क्या सिलेबस निकाला था इतिहास के सब्जेक्ट का। तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसने निकाला था सामाजिक इतिहास। इतिहास रचने के लिए महाभारत का उपयोग, ये आपका टॉपिक है। सामान्य पर्यावलोकन, सामाजिक इतिहास की समस्या, जाति वर्ग नातेदारी लिंग भेद और खोज की कहानी, महाभारत का संचालन प्रकाशन और उद्धरण, इतिहासकारों द्वारा जो है किस प्रकार महाभारत का प्रयोग किया गया, उदाहरण सहित, और विचार विमर्श और इनकी रचना, मानचित्र स्रोत स्तंभ, और ये ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए गृह कार्य यहीं से बनेंगे। आपका जो परियोजना कार्य होगा प्रोजेक्ट फाइल, वो भी यहीं से आपको टॉपिक मिल सकता है। और जो आपका मानचित्र है ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपका टोटल जो है सीबीएसई बोर्ड का आपका टोटल सिलेबस है। अब चलते हैं आगे। आगे हम समझते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है वो है महाभारत। हमारा जो महाभारत है वो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे। देखो जो महाभारत हमारा जो टॉपिक है, इसमें आपको ये समझना है कि महाभारत किस प्रकार का था। आपने महाभारत को टीवी पर भी देखा होगा, ठीक है, और वैसे आपने पुस्तक भी देखा होगा, तो आपने महाभारत के बारे में समझा था। और मैं आपको वैसे बता दूं तो आपका जो ये चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये पूरा का पूरा महाभारत के ऊपर ही है। ये महाभारत काल का ही आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर इजी भी है और इस चैप्टर को समझना थोड़ा आसान भी है। तो पहले समझते हैं कि महाभारत क्या था। देखो महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो जो ब्रैकेट वाला जो लाइन होता है या ब्रैकेट वाला जो डब्बा सा कुछ है, उसके ऊपर आप देखोगे तो ये लाइन लिखा हुआ है। तो मैं आपको परिचय से बता रहा हूं, ये परिचय एक तरह से। देखो महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। ठीक है, यह जो है सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती रही है। ठीक है, यानी 500 ईसा पूर्व से। अब समझते हैं कि महाभारत से हमें क्या जानकारी मिलती है। देखो महाभारत से हमें जो है, महाभारत जो ग्रंथ है उससे जो है हमें महाभारत काल के बारे में जानकारी मिल जाती है कि उस समय सामाजिक नियम क्या थे, समाज की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो आज भी इस काल से काफी प्रचलित है। ठीक है, महाभारत में 2 परिवारों के बीच का जो युद्ध था ना, उसका चित्रण किया गया है।
देखो आप समझते हैं कि महाभारत का जो मूल रचयिता है वो कौन है। देखो महाभारत का जो मूल रचयिता है ना, मूल रचयिता एकदम मुख्य रचयिता, वो भाट सारथी को माना जाता है, ठीक है। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, तो वी.एस. सूथंकर इस नाम के एक विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने जो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। अब हम समझते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया, ठीक है। इस टॉपिक को समझते हैं कि ये जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण था ये कैसे तैयार हुआ। देखो समालोचनात्मक का अर्थ क्या होता है, समालोचनात्मक, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो जाता है कि आप अगर किसी भी टॉपिक पर गहन विचार करते हो, हर चीज उस टॉपिक के बारे में समझते हो, हर चीज उसके बारे में समझते हो, देखते हो, और फिर एक नया पुस्तक लिख देते हो या नई शब्दों की खोज कर देते हो, तो वो समालोचनात्मक कहलाता है, ठीक है। अब महाभारत में भी यही हुआ। महाभारत में जो चीज था, जो विषय वस्तु था ना, उसका चिंतन हुआ, उसकी जो समीक्षा है वो हुई, उसको पढ़ा गया और उसमें सुधार करके थोड़ा सा सुधार किया गया, ठीक है। एक नया थोड़ा सुधार करके उसी पुस्तक में जोड़ा गया। देखो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ये आपका बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है। देखो वी.एस. सूथंकर संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इन्होंने क्या किया था, 1919 में इनके नेतृत्व में महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो गई और इस परियोजना के तहत कई विद्वानों ने महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखे गए जो भी संस्कृत की पांडुलिपियां थी उनको एकत्र किया गया और अन्य श्लोकों के साथ उनका अध्ययन किया गया, मिश्रण किया गया। उन श्लोकों की तुलना का एक रास्ता निकाला गया। विद्वानों ने ऐसे श्लोक को चुना जिसमें जो पांडुलिपि हो सभी में समान हो। फिर इसका जो प्रकाशन है वो 13,000 पन्नों में किया गया, यानी समालोचनात्मक संस्करण 13,000 पन्नों में तैयार हुआ और कई खंडों में तैयार हुआ था ये। इस परियोजना को पूरा करने में तकरीबन 47 साल लग गए थे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं आगे। देखो ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ जाता है। आप समझते हैं कि जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण हुआ था तो इसमें दो बातें बहुत ज्यादा मुख्य थी। पहला क्या था, उत्तर भारत में जो कश्मीर वाला साइड है, मान लो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो थोड़ा सा इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कश्मीर है, पूरा कश्मीर वाला साइड है। तो यहाँ और नेपाल आप इसके बाजू में देखोगे, और दक्षिण भारत में जो केरल है आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर केरल है। तो यहाँ पर और तमिलनाडु पर, वहां पर जितने भी पांडुलिपियां मिली थी उसमें क्या था, एक समानता थी, यानी कश्मीर और नेपाल और केरल और यहाँ पे तमिलनाडु। तो यहाँ पे देख लो अब 1 2 3 इन चारों जगह पे जो भी पांडुलिपियां मिली है इनमें एक ज्यादा समानता थी, ठीक है। और दूसरी बातें क्या थी, दूसरी बातें ये थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता की जो है वो भी नजर आई। प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिक्षिप्त के रूप में किया गया। 13,000 पेज में से आधे से अधिक पेज जो है ना इन्हीं के प्रभेद में हैं, यानी उनमें ज्यादातर टिप्पणियां हैं, परिक्षिप्त हैं, ये सब है। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सामने सब्सक्राइब का बटन फिर शो हो रहा है, तो इस प्रकार आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ताकि क्या होगा कि आप हमारे न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और आपका जो 28 मार्च 2024 का बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई का, उसमें आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब बात करते हैं बंधुता एवं विवाह, ये आपका टॉपिक है। देखो इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा है। देखो समझते हैं, देखो बंधुता एवं विवाह में क्या है। बंधुता एवं विवाह में परिवार की बात होती है, तो पहले हम परिवार के बारे में समझते हैं। देखो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। संस्कृत के ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, ठीक है, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। सभी परिवारों में सदस्य की संख्या, ठीक है, दूसरों से उनका रिश्ता सभी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं महाभारत में युद्ध। देखो महाभारत में जो युद्ध होता है ना, दो परिवारों के बीच होता है। एक तरफ कौरव होते हैं और एक तरफ जो है पांडव होते हैं। अब दोनों किस वंश से हैं, तो देखो दोनों कुरु वंश से है, ठीक है, कुरु वंश से, कुरु वंश,
इस वंश से ये दोनों जो परिवार हैं ये संबंधित है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुआ था? तो इनका एक जनपद पर शासन था, इन दोनों का एक एक जनपद पे शासन था। जनपद यानी आपको पता होगा, जनपद में जो जन है इसका मतलब जनता है, पद मतलब पैर, यानी जिस जगह पे जनता रहने लग जाती है वो जनपद कहलाता है। समझ गए? मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बता भी रखा है, राजा किसान और नगर वाले चैप्टर में। देखो, इन दोनों के बीच सत्ता और भूमि को लेकर युद्ध हुआ था। इसमें पांडव जीत गए थे, जो पांडव थे वो जीत गए थे। इनके उपरांत पितृवांशिक उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया गया। अब आगे हम उत्तराधिकारी समझेंगे, पितृवांशिक समझेंगे, ठीक है, और मातृवांशिक भी समझेंगे। देखो, पहले समझते हैं पितृवांशिक व्यवस्था। पितृवांशिक व्यवस्था क्या है? ठीक है, पितृवांशिक व्यवस्था क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। तो देखो, पिता की जो भी संपत्ति है वो उसके पुत्र को मिल जाना, फिर पुत्र की जो संपत्ति है वो पौत्र को मिल जाना, और जो पौत्र है उसकी जो संपत्ति है वो प्रपौत्र को मिल जाना। यानी पिता, बेटा, पोता और परपोता, इसी सीरीज में चलता आता है ये नियम। यानी पितृवांशिक व्यवस्था का मतलब है पिता के बाद पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका, ऐसे करते करते ये व्यवस्था है। ठीक है, समझ गए? पितृवांशिक मतलब पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर ऐसे करते करते। ठीक है, आप समझते हैं पितृवांशिक व्यवस्था को थोड़ा सा अच्छे से। देखो, पितृवांशिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसको समाज में अधिक महत्व मिलता था महाभारत काल में। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर पूरा महाभारत काल के ऊपर ही है। इस परंपरा में घर का मुखिया जो है पुरुष होता है, उसके पास अधिक शक्ति होती है। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति और शक्ति मिल जाता है। पितृवांशिक में पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद संसाधन संपत्ति पर अधिकार कर लेता है, सिंहासन पे। और अधिकांश जो राजवंश है, यानी अधिकांश जो राजा है, वो इसी व्यवस्था को अपनाते थे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब बूढ़े हो गए तो उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, तो वो क्या करते थे, वो मतलब उनके उत्तराधिकारी बन गए। यानी राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उनके पुत्र बन जाते हैं, फिर उनके पुत्र बन जाते हैं यानी अशोक, फिर अशोक बन जाते हैं। यानी आप देख रहे हो, ये लोग पितृवांशिक व्यवस्था को अपना रहे हैं। तो अधिकांश जो राजवंश थे वो पितृवांशिक व्यवस्था को अपनाते थे। ठीक है, यदि पुत्र ना हो तो भाई बहन अन्य बंधु को भी ये उत्तराधिकारी बना सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपना अगला टॉपिक। देखो, अगला हमारा टॉपिक है बंधुता के नियम। देखो, बंधुता के नियम क्या थे पहले आप ये समझो, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बंधुता के हमारे नियम है। पहला हमारा नियम है बहिर्विवाह पद्धति, दूसरा है अंत्य विवाह पद्धति, तीसरा है बहुपति प्रथा, चौथा है बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, देखो ऊपर से आप मेरे को थोड़ा सा आपको बताऊं तो एक काम करो, मैं आपको यहीं बताता हूं। देखो, यहां पे मैं आपको बारी बारी बताता हूं। पहले हम बात करते हैं उस समय किस प्रकार का विवाह सही था। देखो, यहां पे हम एक बात यहां पे कर लेते हैं। देखो बहिर्विवाह पद्धति का मतलब हो जाता है अपने गोत्र के बाहर विवाह करना, और अंत्य विवाह पद्धति का मतलब हो जाता है अपने गोत्र के अंदर विवाह करना। और बहुपत्नी प्रथा का पति का मतलब हो जाता है कि एक लड़की अगर अधिक पतियां रखती है ना तो वो हो जाता है बहुपति प्रथा। और बहुपत्नी प्रथा में क्या है, अगर एक लड़का बहुत सारी पत्नियां रखती है तो वो हो जाता है हमारा बहुपत्नी प्रथा। ये है, ठीक है, ये आपको समझना था, बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि महाभारत काल में किस प्रकार की विवाह सही माना जाता था। क्या अंत्य विवाह सही था, बहिर्विवाह सही था, बहुपत्नी सही था, या बहुपति प्रथा सही था? देखो, उस समय अपने गोत्र के बाहर विवाह करना बहुत ही अच्छा माना जाता था। यानी बहिर्विवाह पद्धति जो है बहुत ही अच्छा था उस समय महाभारत काल में। पुत्री को अपने पिता के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था। कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट मिलता था, वही उनका उपहार होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्त्री का गोत्र। स्त्री का गोत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या समझोगे आप? इसमें ये समझोगे कि स्त्री के विवाह के बाद जो उसका पति है उसका गोत्र उसको अपनाना पड़ता था। देखो, गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। ठीक है, इसका प्रचलन जो है ना वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से देखने को मिलता है। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक गोत्र की एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। इस गोत्र के सदस्य ऋषि का वंशज माने जाते हैं। गोत्र के 2 नियम है। पहला नियम है विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र बदल के पति का गोत्र अपनाना पड़ता था।
दूसरा नियम क्या था? एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ये हमारा दूसरा नियम था। अब समझते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखो, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही फायदा करेगा जो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। आपका बोर्ड एग्जाम 28 मार्च 2024 को है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा हमारा ये न्यू कोर्स। ये न्यू कोर्स आपके लिए ही है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो, आपका एग्जाम है, तो आप इस न्यू कोर्स को देख सकते हो। और वैसे डेट शीट जो है बहुत पहले जारी कर दिया गया था, सीबीएसई बोर्ड ने जारी कर दिया था। देखो आप समझते हैं, क्या इन नियमों का पालन सभी लोग करते थे? आप ही सोचो, जब इतना नियम ये लागू हो रहा है तो क्या इन नियमों का पालन सभी लोग करते होंगे? देखो, सातवाहन शासकों के अभिलेख का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने यह संक्षिप्त किया कि वह शासक ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। इन राजाओं की पत्नियां ने विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखा था। जब इतिहासकार ने सातवाहन राजाओं के विवाह करने वाली उनकी पत्नियों का नामों का विश्लेषण किया तो पता चला कि गौतम और विशिष्ट गोत्रों से उद्भव है इन लोग का गोत्र, जो कि उनके पिता का गोत्र था। ठीक है, फिर भी इन्होंने अपने पिता का गोत्र अपनाया था शादी के बाद भी। ठीक है, इससे यह पता लगता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया गया, यानी रूल फॉलो नहीं होता था, नियमों का पालन सभी लोग नहीं करते थे। आप समझते हैं क्या माताओं का महत्व था? महाभारत काल में जब आप देख रहे हो समाज पितृवांशिक है, तो क्या माताओं का महत्व था? तो देखो, माताओं का महत्व था। हमने अभी तक यह पढ़ा था कि समाज किस तरह पितृसत्तात्मक है। ठीक है, लेकिन सातवाहन वंश के राजाओं को उनके माता के नाम पर जाना जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन सातवाहन वंश के राजाओं का उत्तराधिकारी पितृवांशिक होता था, यानी पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी होता था। समाज में भिन्नताएं देखो, जो महाभारत का समाज है, महाभारत काल का जो समाज है, उसमें कुछ भिन्नताएं हैं, तो उसको समझते हैं। देखो, समाज में वर्ण व्यवस्था थी उस समय समाज कई वर्णों में विभाजित था। ठीक है, 4 वर्ण थे हमारे। पहला कौन सा था हमारा? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। आप समझते देखो, और धर्मशास्त्र एवं धर्म सूत्र के अनुसार 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। ये पहले हम समझ लेते कि ब्राह्मण का नियम क्या था, ब्राह्मण का क्या नियम था, और ये नियम उसे ब्राह्मण ने बनाया था कि हम इस व्यवस्था को अपनाएंगे, इनको शूद्र की कैटेगरी में डालेंगे और हम जो है ब्राह्मण रहेंगे, ऐसा कुछ। देखो, इनका कार्य था अध्ययन करवाना या करना, वेदों की शिक्षा, ये इनका कार्य था। और इनका कार्य था यज्ञ करवाना, फिर यज्ञ करना। ठीक है, फिर इनका कार्य था दान देना और दान लेना। ये जो है ब्राह्मण का पूरा समय, या आप कह सकते हो काम था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वर्ण व्यवस्था, जो कौन सा था? ब्राह्मण। अब जो हमारा दूसरा वर्ण व्यवस्था है वो क्षत्रिय है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि क्षत्रिय, इनका जो है क्या कार्य होता था? देखो, क्षत्रिय का कार्य होता था शासन करना, दूसरा था युद्ध करना, और तीसरा इनका था युद्ध रोकना। मान लो युद्ध हो गया, उनको रोकेंगे भी, क्योंकि ये इनका कार्य होता था युद्ध को लेकर। ठीक है, और न्याय करना, और इनका था लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। इनका था वेद को पढ़ना, और इनका काम था यज्ञ करवाना। इनका था और काम दान देना, जनता का ख्याल रखना। तो ये जो है, ये हमारा टोटल क्षत्रियों का काम था। जितने भी क्षत्रिय थे उस समय वर्ण व्यवस्था के तहत, तो उनका बहुत ही ये काम था। आप समझते हैं वैश्य, वैश्य का क्या काम था? तो वैश्य का काम जो है वो समझ लेते हैं। देखो, वैश्य का जो पहला काम था वो था कृषि करना। कृषि करना इनका काम था, खेती करना, कृषि करवाना। अगर कृषि नहीं कर सकते तो ये करवा सकते हैं, ये इनका काम था। पशु पालन करना, और इनका था गौ पालन करना। ठीक है, गौ यानी गाय को पालना। व्यापार करना, और इनका काम था वेद को पढ़ना, और इनका काम था यज्ञ करवाना। और तीनों में थोड़ा सा कॉमन लाइन भी है, और इसमें था दान देना और दान लेना। अब जो शूद्र है ना, इनका एक काम फिक्स है, इनका एक काम ये फिक्स है, इनका यही काम है कि तीनों वर्णों की सेवा करना है। यानी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों की सेवा शूद्र करेगा। ठीक है, तो इनका एक ही काम था, तीनों वर्णों की सेवा करना, ये इनका काम था, यही शूद्र थे। अब एक क्वेश्चन ये है आपके मन में, या फिर बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आता है, देखो, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा बनते थे? एक ये पॉइंट है।
अगर इसका जवाब मैं हाँ या ना में दूं तो ऐसा नहीं था, हमेशा जो है क्षत्रिय राजा नहीं बनते थे। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा और उस उदाहरण के तहत आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखो, शास्त्र के अनुसार यानी ग्रंथ के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो है, वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई शासक ऐसे रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी वो राजा थे। जैसे उदाहरण हमारा पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। अब यहां पर क्या है, अब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये क्या है, ये एक, आप इनको क्षत्रिय मान सकते हो, ये क्षत्रिय है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, यानी बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है उनके अनुसार। लेकिन असली में ये क्या है, असली में ये बिल्कुल निम्न कुल से है। ठीक है, निम्न कुल से है असली में, लेकिन इनको कहीं ना कहीं राजा बना दिया, यानी ये क्षत्रिय नहीं है फिर भी राजा है। ये उदाहरण बहुत अच्छा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो क्षत्रिय राजा बन सकते थे, जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अब सुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, जो कि वृहत के एक सेनापति थे, जिसने उनकी मृत्यु करी थी और फिर जाके जो मौर्य वंश है वो समाप्त हो जाता है। ये जो है ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी ये राजा थे। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण है। यानी आप कह सकते हो कि हमेशा क्षत्रिय राजा बिल्कुल भी नहीं बनते थे। सातवाहन वंश, इसमें जो गौतमी पुत्र सीरी है ना, ये किस वंश से थे, तो ये भी आप समझ लो, ये पूरा का पूरा ब्राह्मण थे। ठीक है, यानी ब्राह्मण थे, इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो ब्राह्मण थी, लेकिन फिर भी ये राजा थे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि क्षत्रिय हमेशा राजा नहीं बनते थे। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के पालन। जो वर्ण व्यवस्था का जो पालन है, वो वर्ण व्यवस्था के पालन नियमों का करवाने के लिए ब्राह्मण ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी। यानी जो ये वर्ण व्यवस्था है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब इन सब के नियम या इन सब का जो नियम है उनको पालन करवाने के लिए जो ब्राह्मण थे ये क्या करते थे, इनका ट्रिक क्या था, तो इनके ट्रिक को समझते हैं। इनका ट्रिक ये था कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैव्य व्यवस्था से हुई है, शासकों द्वारा इस व्यवस्था को लागू करवाना, ये ट्रिक था इनका। लोगों को विश्वास दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। तो ब्राह्मण ने इतना सब कुछ कह दिया और ये सब एक कहने का तरीका था कि ये सभी लोग जो है अपनी वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करें। ये ब्राह्मण का एक चाल था। अब ये समझते हैं जाति प्रथा। देखो, जाति प्रथा का या जाति व्यवस्था आप कह सकते हो, जाति व्यवस्था का एक हमारा अच्छा टॉपिक है। और जैसे मान लो आपने ये अभी तक ये पढ़ा कि बस महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में जो है, महाभारत काल में 4 व्यवस्थाएं थी वर्ण व्यवस्था। पहला था हमारा क्षत्रिय, ठीक है, दूसरा था हमारा शूद्र, तीसरा था हमारा वैश्य और चौथा था हमारा ब्राह्मण। यानी आप कह सकते हो ये व्यवस्था थी। यानी अब मान लो कोई लोग बच गए, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चारों व्यवस्था से मेल नहीं खाते, यानी कोई व्यक्ति हैं जिनका जाति जो है ना वो इन चारों व्यवस्था से मेल ही नहीं खाता, उनका काम काज इससे मैच ही नहीं होता, तो उनको किस जाति में रखा जाए। ठीक है, मान लो 1, 2, 3 और 4, ये 4 व्यक्ति हैं, इनका जो काम है ना वो इन व्यवस्था से मैच नहीं खाता, तो क्या ये इस वर्ण व्यवस्था से रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इनको कुछ अलग नाम दिया गया, वो समझते हैं जाति व्यवस्था के तहत। देखो, 4 वर्ग बनने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे बच गए थे जिनकी आजीविका वर्ग जो है ना 4 वर्ग उससे मैच नहीं खाती थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको जाति में बांटना शुरू कर दिया। जैसे सोना बेचने वाले को सुनार कह देंगे हम, तेल बेचने वाले को तेली कह देंगे और चमड़ा काटने वाले को हम चमार कह देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया था, जाति को बांटा गया था। यानी कुछ ऐसे जाति हैं या जो ऐसे कुछ काम है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति चमड़ा काट रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या हम क्षत्रिय में रख देंगे, नहीं। उनको शूद्र में रखेंगे, नहीं। उनका वैसे वर्ण व्यवस्था रहेगा, नहीं। वो ब्राह्मण है, नहीं। तो इनका जो काम है वो इन लोगों के साथ मैच नहीं होता ना, इसलिए इन्हें इनके जाति के हिसाब से इनको बांट दिया गया, इनके काम के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं चांडाल। चांडाल आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके बहुत इंपोर्टेंट है। और पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन जो है पेपर में इस प्रकार से आएगा कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन करें।
इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यानी मनुस्मृति एक ग्रंथ है, वो बताता है कि चांडाल के क्या कर्तव्य थे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले समझते हैं कि चांडाल कौन थे, इनको हम चांडाल क्यों कहते हैं, क्या है, इनको समझते हैं। देखो चांडाल फिल्म भी आपने देखा होगा, तो उसी जैसा कुछ थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो यहाँ पर। देखो चांडाल उन्हें कहते थे जो शवों का अंतिम संस्कार करते थे, यानी मरे हुए लोगों का जो है अंतिम संस्कार करते थे, उसे जलाते थे, उसे दफनाते थे या उसे फेंकते थे। ठीक है, कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो उसको जला देंगे, उसको फेंक देंगे या दफना देंगे, यानी उसका अंतिम संस्कार कर देंगे किसी भी तरह। ठीक है, ताकि वो पृथ्वी से मुक्त हो जाए। ठीक है, उनकी आत्मा एक तरह से संतुष्टि हो जाए उनकी आत्मा का। ठीक है, तथा मृत जानवरों को छूते थे, जो मरे हुए जानवर थे, कोई भी सुअर, ठीक है, गाय, ठीक है, भैंस, जो भी जानवर थे XYZ, उनको ये छूते थे। उनका मतलब उनको छूते थे, उनको उठा के उधर फेंकते थे या उनको साफ सुफ या कुछ भी उनके साथ करते थे, यानी छूते थे उसको। और मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य को भी देखने को मिलता है हमें। आप समझते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के क्या कर्तव्य थे। देखो मनुस्मृति के अनुसार जो चांडाल के कार्य थे या कर्तव्य थे वो बहुत ज्यादा थे। उनका कार्य ये था, मनुस्मृति कहता है कि उनका कार्य था गांव से बाहर रहना। वो लोग गांव से बाहर रहते थे, ठीक है, क्योंकि वो गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही कह सकते हो आप भ्रष्ट है वो। ठीक है, उनका दूसरा उनका काम था, वह फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। और जो तीसरा उनका काम था वो था मरे हुए लोगों का वस्त्र पहनते थे। जो मरे हुए लोग हैं और उनको जब वस्त्र पहना के या फिर उनको जब हम वस्त्र देते हैं तो वही जो वस्त्र है वो लोग पहनते थे चांडाल। ठीक है, तो ये इनका काम था। लोहे के आभूषण पहनते थे। सभी लोग क्या है, सोने का आभूषण पहनते हैं, लेकिन ये लोहे का पहनते थे। ठीक है, तो ये इनका कार्य था चांडाल का। समझ गए? मनुस्मृति के अनुसार इनका ये कर्तव्य जो है ये फिक्स है। अब बात करते हैं मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुष के किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। यानी जो पुरुष है और जो स्त्री है, तो ये किस प्रकार से संपत्ति को अर्जित यानी प्राप्त कर सकते थे। तो इनका प्राप्त करने का जो फॉर्मूला था या फॉर्मेट था वो अलग था। देखो मनुस्मृति के अनुसार माता और पिता की मृत्यु के बाद जो पिता की पूरी संपत्ति है उनके पुत्र में बराबर समान रूप से बंटता था। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार बड़े पुत्र को विशेष संपत्ति देने का या जो भाग है वो देने का अधिकार मनुस्मृति के अनुसार था। लेकिन पुत्री इन संपत्ति का मांग नहीं कर सकती थी, उनको इसके बारे में कोई उनका अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी जो पुत्र है उनको अधिकार है, लेकिन जो पुत्री है उनको अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटी के विवाह के समय मिले उपहार वो उसमें जो है स्त्री का बहुत ही ज्यादा महत्व था। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा है कि साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करते समय इतिहासकार किन किन पहलुओं को समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई साहित्यिक ग्रंथ है, कुछ पुस्तक है, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे इतिहासकार, क्या सोचेंगे। देखो उनका मेन फॉर्मूला था, वो था ग्रंथ की भाषा। वो पहले ग्रंथ की भाषा देखेंगे, भाषा कौन सी है, फिर वो देखेंगे कि ग्रंथ के प्रकार कितने हैं, फिर वो देखेंगे ग्रंथ के लेखक कौन थे, फिर वो देखेंगे ग्रंथ की रचना का समय काल क्या है, कब इसकी रचना हुई, फिर वो देखेंगे रचना के स्थान क्या थे, यानी रचना कहाँ पे हुआ, फिर ग्रंथ रचना करने के उद्देश्य क्या थे, यानी ये ग्रंथ की रचना कैसे हुई। इन सभी का इतिहासकार पता लगाएंगे। जैसे एक इतिहासकार का फोटो आपके सामने दिया गया है, तो ये भी ऐसा ही फॉर्मूला अपनाते थे किसी ग्रंथ को पहचानने में या फिर वो क्यों बनाया गया, पूरा इतिहास जानने के लिए। अब समझते हैं कि महाभारत की भाषा और विषय वस्तु क्या है, यानी महाभारत के अंदर हमें क्या विषय मिलता है, विषय वस्तु क्या है और उसकी भाषा क्या है। देखो महाभारत को अनेकों भाषा में लिखा गया, लेकिन इसकी मूल भाषा जो है ना संस्कृत है, मूल भाषा इसका संस्कृत है। देखो विषय वस्तु इसके अंदर दो हैं, पहला है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान मतलब कहानियां, उपदेशात्मक मतलब उपदेश देना। ठीक है, दो प्रकार से इसके अंदर विषय वस्तु दिए गए हैं। अब बात करते हैं लेखक एक या अनेक, यानी महाभारत का लेखक क्या एक व्यक्ति था। आप ही सोचो, एक ग्रंथ को 1000 वर्षों तक लिखा जा रहा है। ठीक है, 1000 वर्षों तक लिखा जा रहा है, तो आप ही सोचो 1000 वर्षों तक कोई व्यक्ति जिंदा तो रह नहीं सकता।
क्या पता उस समय 200 वर्ष तक लोग रहते हो जिंदा, या 300 वर्ष, या 400 वर्ष, इससे ज्यादा तो नहीं रहते होंगे। तो जाहिर सी बात है इसका लेखक कोई एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो महाभारत के मूल रचयिता जो है भाट सारथी को माना जाता है, जिसे हम सूत कहते हैं। ठीक है, देखो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस महाकाव्य को ब्राह्मण ने अपना लिया था, यानी ब्राह्मण ने जो है महाभारत ग्रंथ पे अपना स्वामित्व या अपना जो वर्चस्व है वो कायम कर लिया था। 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी में मनु समिति ने अपना जो स्थान है वो यहाँ पे ले लिया था। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, ग्रंथ से सब लोग जुड़ने आ जाते हैं, यानी बहुत चीज वहां पे जुड़ता है, हटता है, फिर जुड़ता है, हटता है, इस प्रकार से होता है। तो ऐसे फिर महाभारत का 1 लाख, इसमें जो श्लोक है 1 लाख से भी अधिक श्लोक है, और आज के जमाने में ये एक बहुत ही बड़ा विशाल ग्रंथ बन चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है, आपके एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सबसे आखिरी टॉपिक है हमारा ये, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है, आपके एनसीईआरटी का सबसे लास्ट टॉपिक है। आप अपने बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो इसके अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे हुए थे, अनेक प्रकार की कहानियों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसके मुख्य कथा और पुनर्व्याख्या की गई थी और समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। इस महाकाव्य में नाटक, नृत्य और कला भी शामिल है, और इसकी रचना 1000 वर्षों तक होती रही है। ठीक है, और क्या है इसमें, तो इसके लेखक बहुत सारे थे, आपको पता होगा बहुत सारे लेखक है, लेकिन मूल हम जो है भाट सारथी को मानते हैं। इसमें जो महाकाव्य, इसमें जो श्लोक है वो 1 लाख से अधिक है, इसलिए हम इसे गतिशील ग्रंथ कहते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 101%, उसमें यह पूछा जाएगा कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है, तर्क दो या अपने तर्क सहित इस कथन की पुष्टि करो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत ज्यादा चांस है आपके क्वेश्चन आने का, आप इसको समझ लो। इसको हम गतिशील ग्रंथ इसलिए कहते हैं कि इसका जो पाठ है ना बहुत अलग अलग भाषा में है, लोगों की संख्या इसमें ज्यादा थी, इसमें श्लोक अधिक है। ठीक है, श्लोक अधिक है, 1000 वर्षों तक लिखा गया इसको, ये गतिशील ग्रंथ इसलिए कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था। देखो मैंने आपको एक ही वीडियो में करा दिया, फालतू में मैं आपको पार्ट वाइज कराऊंगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, कोई फायदा नहीं होता। आप इतना लंबा वीडियो भी नहीं देखते हो, इसलिए जो है मैंने सोचा आपको एक ही वीडियो में करा दूं। एक वीडियो में आप समझ जाओगे तो आपका बहुत ही आसान है, क्योंकि आप ही सोचो अगर मैं इस चैप्टर को 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में कराऊं तो आप कब तक वीडियो देखोगे, और एक ही वीडियो में क्या है कि आप देख लोगे, और ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है हमारा, 45 से 50 मिनट का वीडियो है। ठीक है, आराम से देख सकते हो। और देखो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप सोच लो आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, 28 मार्च 2024 को आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है हिस्ट्री के सब्जेक्ट का। तो उस एग्जाम में आप अच्छे से टॉप करना चाहते हो, अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो आप हमारे इस न्यू कोर्स को ज्वाइन करो सेशन 2023-24 के लिए। और इसमें 12 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, उन सभी 12 चैप्टर को समझो, और मैं आपको नोट्स भी दूंगा, और मैं आपको जो है पीडीएफ भी दूंगा, और जो है मैं आपको बहुत सारे मटेरियल भी दूंगा। ठीक है, और मैं आपको मानचित्र भी कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और देखो सब्सक्राइब का बटन आपके सामने शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, तो इस प्रकार आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, कमेंट करके आप बोल सकते हो कि आपका ये हमारा जो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और ये हमारा न्यू कोर्स आपको कैसा लग रहा है, और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपकी कितनी तैयारी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।